हरिः ओम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। बृहज्जातकम ग्रंथ में पुनरपि आप सब लोगों का स्वागत। आचार्य वराह मिहिर द्वारा विरचित यह ग्रंथ ग्रह योनि प्रभेद नाम का यह अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रकरण में हम उपस्थित हुए हैं। पूर्व के प्रसंग में ग्रहों का स्वरूप के बारे में हम लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। आज वहां से जो आगे का पाठ है उसको पढ़ेंगे, किंतु पूर्व के प्रसंगों को भी थोड़ा सा स्मरण करते हुए हम चलेंगे। हम लोगों का पाठ कहाँ तक है आप लोगों को, सब लोगों को याद होगा। हम सब लोगों ने पढ़ लिया था, सूर्य आदि ग्रहों के स्वरूप के विषय में पढ़ लिया था। शायद पूर्व के प्रसंग में हम लोग 7 श्लोक से पढ़ रहे थे ना, 7, 8, 9, 10 4 श्लोक हुआ था शायद इससे पूर्व के प्रकरण में। तो उन 4 श्लोकों को भी हम थोड़ा सा स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, संक्षेप में सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा आवृत्ति भी हो जाए और वो पाठ तरोताजा भी रहे। इस हेतु से उस पाठ को भी हम सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पूर्व का पाठ ही यहाँ पर हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। 7वें श्लोक की ओर हम बढ़ रहे हैं। उपजाति छंद में यह प्रस्तुत है यह श्लोक। विप्रादितः सुर गुरु कुजारको शशि बुधस्येत्यसितोऽन्त्यजानां चंद्रार्क जीवाग्यसितो कुजारको यथाक्रमम सत्वरजस्तमांसी। इस श्लोक में ग्रहाणाम ब्राह्मणादि वर्णा, ग्रहों के ब्राह्मणादि वर्ण मतलब कौन ग्रह किस जाति का है, कौन से वर्ण का है, इस बारे में वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। और जो सब के सब जो ग्रह हैं वे कौन सत्वगुणी ग्रह है, कौन रजोगुणी, कौन तमोगुणी, इस बारे में भी बताएंगे। 2 चीजों को बता रहे हैं इस 7वें श्लोक में। आचार्य वराह मिहिर की यही विशेषता है। छोटे से शब्द में, छोटे से श्लोक में वे बहुत सारी चीजों को सामने रख देते हैं, रहस्यों को उद्घाटन कर देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि विप्रादितः शुक्र गुरु, शुक्र और गुरु जो है विप्रादितः ब्राह्मण से प्रारंभ करना बता रहे हैं, अर्थात यह ब्राह्मण गुरु हैं दोनों। ठीक है, शुक्र और गुरु बृहस्पति ग्रहों में ब्राह्मण वर्ण के हैं। और कुजार को कुज भौम मंगल ग्रह और अर्क सूर्य ग्रह, मंगल और सूर्य ये दोनों क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं। शशि चंद्रमा यह वैश्य वर्ण का ग्रह है, ध्यान रखना। इसलिए चंद्रमा का जो जातक रहेगा उसमें थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से वैश्य की प्रवृत्ति उसमें देखी जाएगी। शुक्र और बृहस्पति के जो जातक होंगे वे ब्राह्मणोचित स्वभाव से युक्त रहेंगे। और कुज और अर्क मतलब मंगल और सूर्य के जो जातक होंगे वे क्षात्र धर्म से युक्त रहेंगे, अर्थात सूरता, वीरता, तेजस्विता, ये सब गुण उन सब में, उन जातक में विद्यमान रहेंगे। बाकी आगे कह रहे हैं बुधस्स, बुध जो है वह शूद्र ग्रह है। बाकी इस प्रकार, इसी प्रकार से बुधस्स इति, इसी प्रकार से असित, असित कहते हैं, असित किसको कहते हैं? शनिश्चर को। शीत शुक्र और असित शनिश्चर। शनिश्चर जो है वह अंत्यजानाम अर्थात अंत्यज ग्रह है। अंत्यज कहते हैं जो शूद्र से भी अतिरिक्त जो कोल भील जाति जिसको बोला जाता है, और जो चांडाल आदि वर्ण में जो आते हैं, ये सब अंत्यज वर्ण हैं। इन सब का प्रतिनिधित्व करता है शनिश्चर। जिसका शनिश्चर खराब हो वो ऐसे लोगों को जो है अंत्यजों से भय होगा, अंत्यजों से कष्ट मिलेगा। जिनका जो है शुक्र और गुरु बृहस्पति यदि खराब हो तो उनको ब्राह्मणों से वैर होगा, ब्राह्मणों से उनका जो है फायदा ज्यादा नहीं होगा। जिनका भौम और जो है सूर्य यदि खराब हो तो उनको क्षत्रिय वर्ण से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शशि खराब होने से, चंद्रमा खराब होने से वैश्यों से,
इस तरह से हम लोग बहुत सारे इसको बहुत एक विस्तार एरिया में इसको हम घटा सकते हैं। फलित में इन सब का बड़ा मायने रखेगा अपने आप में, इसलिए इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हुए जाएंगे आगे। और बाकी आगे कह रहे हैं चंद्राग्य जीवाग्य सितौ कुजारकौ यथाक्रमम, यथाक्रम से चंद्रार्क जीवा, चंद्र चंद्रमा, अर्क सूर्य और जीव बृहस्पति ये सत्वगुणी ग्रह हैं। य बुध और शीत शुक्र ये रजोगुणी ग्रह हैं। और कुज और अर्क, कुज मंगल और अर्क शनिश्चर, नहीं कुजार्क आर्क मतलब अर्कस्यापत्यम पुमान आर्की है ना, शनिश्चर ये तमोगुणी ग्रह हैं। इस तरह से सत्व रजतम का विभाजन कर दिया है। इसको हम वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने यहाँ पर स्मरण किया। आगे क्रमशः श्लोकों में सूर्य चंद्र आदि के स्वरूपों का निर्धारण कर रहे हैं, बता रहे हैं। मधुपिंगल दृक् चतुरस्र तनु पित्त प्रकृति ही सविताल्पकचः तनुवृत्त तनुर्बहुबात कफ प्राज्ञस्य शशि मृदुवाक् सुभद्रक। तोटक छंद में मधुपिंगल मधु के समान, शहद के समान हल्का पीलीमा लिया हुआ दृक् नयन, चतुरस्र तनु चौकोर देह, और पित्त प्रकृति का जातक, सविता मतलब सूर्य का जातक होता है, और अल्पकचः बाल उसके थोड़े से कम रहते हैं। ये सूर्य का प्रकृति है, तो सूर्य के जातक ऐसे ही होंगे। और शशि चंद्रमा का स्वरूप कैसा है, तो बोल रहे हैं तनुवृत्त तनु, तनुवृत्त तनु, तनु और वृत्त ऐसा तनु रहेगा। तनु मतलब शरीर, और तनु का अर्थ होता है थोड़ा पतला पतला भी, ठीक है, या छोटा छोटा। तो छोटा छोटा पतला पतला और गोलाकृति, वृत्त मतलब गोला आकृति लिया हुआ ऐसा शरीर। और वहुवात कफ, वात और कफ प्रकृति का रहेगा। प्राज्ञस्स बुद्धिमान रहेगा। और मृदुवाग बोलने में बड़ा मृदु सुमधुर बोली बोलने वाला होगा। और शुभदृक दृष्टि भी उसका सुंदर रहेगा। ये जो है चंद्रमा के जातक का यह स्वभाव है। आप लोगों के समक्ष में मैं स्क्रीन भी यहाँ दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ग्रंथ की पंक्तियों को भी आप लोग देख पाए। इस हेतु से यहाँ पर हम आप लोगों के समक्ष में स्क्रीन भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। जो ग्रह कुंडली में जो ग्रह मजबूत हो, बलवान हो, उसी ग्रह के अनुसार, उसी ग्रह के अनुरूप जातक का स्वरूप होगा। जैसे हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन उस व्यक्ति का हमारे पास में कुंडली आ गया। अब हमने देखा उसका जो है कुंडली में विशेष करके लग्न पर प्रभाव डाल रहा है और ज्यादा जो है बलवान सूर्य है। तो अब सूर्य का जैसा स्वरूप बताया गया है, आप बिल्कुल आंख मूंद के बता सकोगे कि भाई वो व्यक्ति ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, चौकोर उसका देह रहेगा, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई कहने का मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा चौकोर देह, शेर के समान। और मधुपिंगल शहद के समान उसके नेत्र अंग होंगे। पित्त प्रकृति का जातक रहेगा। और अल्पकच्चा उसके केस भी थोड़े से केस झड़े हुए होंगे, या तो फिर बाल जो है पतले होंगे। ये सब आप बिल्कुल बिना देखे हुए बेहिचक बता पाएंगे इसको, ठीक है, उसमें काम आएगा। और चंद्रमा यदि मजबूत हो और लग्न पर प्रभाव भी करता हो, तो फिर आप बताओगे भाई थोड़ा सा पतला पतला छोटा छोटा शरीर है, और जो है वात कफ प्रकृति का है, प्राज्ञ बुद्धिमान है, बोलने में बड़ा मधुर भाषी बोलने वाला है, सुभद्रिक नेत्र भी उसके बड़े सुंदर हैं, ऐसा आप बिल्कुल बेझिझक कहोगे, ठीक है। ये चंद्रमा का स्वरूप इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने बता दिया। आगे नवम श्लोक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यह हमारा केवल स्मरण, हम परसों के ही पाठ को, कल परसों के ही जो विगत का जो पूर्व का ही पाठ है, उसी को यहाँ पर हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के पाठ में हम लोग बढ़ेंगे, 11वें नंबर के श्लोक से आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करेंगे। अभी तो नवम श्लोक की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्वागता छंद में प्रस्तुत है क्रूर दृक् तरुण मूर्ति रुदार पैत्तिक सुचपल कृश मध्य श्लिष्टवाक् सतत हास्य रुचिर्य, श्लिष्टवाक् सतत हास्य रुचिर्य पित्तम, श्लिष्ट है ना, नहीं श्लिष्ट करना, श्लेष युक्त वाणी, ठीक है। पित्तमारुत कफ प्रकृतिश्च, क्रूर दृक् जिसके नेत्र में देखने से बड़ा लगता है भय हो जाता है। जैसे नहीं होता बड़े गुस्से से देख रहा है आदमी, बड़े क्रूर दृष्टि से देखे, क्रूर दृष्टि वाला, कठोर दृष्टि वाला, कठोर नयन। और जैसे नहीं होता है किसी के नेत्र को हम देखते हैं तो उसका देखना में बड़ा चुभता है हमको, और किसी किसी का देखना बड़ा सॉफ्ट लगता है, अच्छा लगता है। तो क्रूर दृष्टि मतलब थोड़ा सा कड़क दृष्टि वाला होगा मंगल का जातक, ध्यान रखना, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। तरुण मूर्ति, स्वरूप से बड़ा तगड़ा तरुण,
युवावस्था वाला, उदार प्रकृति का, कोई ज्यादा लोभ लालच न करने वाला। और पित्त, पैत्तिका का मतलब है पित्त प्रकृति वाला। सुचपल, थोड़ा सा चंचल प्रकृति वाला। कृश मध्य, कटि प्रदेश में थोड़ा सा पतला, कमर पतला रहेगा उसका। ऐसा जो है मंगल का स्वरूप होता है, और मंगल के जातक ऐसे ही होते हैं, ध्यान रखना। और आगे कहते हैं बुध के निमित्त, यह मतलब बुध कैसा होगा, कह रहे हैं श्लिष्ट वाक्, श्लेष युक्त वाणी, मतलब एक ही शब्द बोलेगा, जैसे नहीं होता है बिल्कुल एक ही शब्द में दो चार अर्थों को समेटा हुआ, ऐसा अर्थ। सार्थक वाणी बोलने वाला, कहने का मतलब दो चार अर्थों को समेटा हुआ, ऐसे श्लेष युक्त वाणी को बोलने में, मतलब द्व्यर्थक चतुर्थक ऐसे ऐसे शब्द बोलने वाला, एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द बोलने वाला होगा। बुध का स्वरूप ही ऐसा है, तो जातक भी ऐसा ही होता है। और सतत हास्य, ध्यान रखना, जिसके कुंडली में बुध मजबूत है, बुध की दृष्टि है लग्न इत्यादि पर, तो वह व्यक्ति सदैव हास परिहास करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, ठीक है ना, ऐसे स्वरूप का होगा वह सदैव। एकदम अगर बहुत सारा कष्ट भी हो तो वो अपने हृदय में रखेगा, प्रकट ज्यादा होने नहीं देगा, हास परिहास करेगा, अपना भुलाते हुए आनंद लेगा। पित्त प्रकृति वाला, मारुत मतलब कफ वात पित्त, पित्त मारुत और कफ प्रकृति, तीनों बिल्कुल तीनों प्रकृतियां उसके अंदर रहेंगी, तीनों प्रकृति का होगा, तीनों प्रकार की प्रकृति से युक्त रहेगा। और आगे बृहस्पति और शुक्र के बारे में बता रहे हैं। वृहत्तनु पिंगल मूर्धजे क्षणो बृहस्पति श्रेष्ठमति कफात्मक भृगु सुखी कांत बपु सुलोचन कफा नीलात्मा सित वक्र मूर्धज। कह रहे हैं बृहत्तनु, थोड़ा सा लंबा चौड़ा शरीर नहीं होता जिसका, मोटे भी होते हैं लंबे भी होते हैं, ऐसा स्वरूप होता है जीव का, जीव मतलब बृहस्पति का। और पिंगल मूर्धज इक्षण, पिंगल का मतलब है शहद के समान, थोड़ा हल्का पीलीमा लिया हुआ नेत्र। और मूर्धज मतलब बाल, बाल भी थोड़े से, जिसको बोलते हैं हम लोग नेपाली में खैरो खैरो बाल, ठीक है ना, खैरा खैरा का मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल सफेद भी नहीं, बिल्कुल काला भी नहीं, भूरा भूरा, भूरे बाल वाला, हिंदी में बोलेंगे भूरा बाल, ठीक है ना, नेपाली में बोलते हैं खैरो। और बृहस्पति श्रेष्ठमति, बुद्धिमान होता है बृहस्पति। और कफात्मक, कफ प्रकृति वाला। भृगु मतलब शुक्र, अब शुक्र के बारे में बता रहे हैं अगले पंक्ति में, सुखी सदैव सुख रहने वाला, सुख का कारक है बृहस्पति, ये शुक्र, ध्यान रखना, सुख का कारक। और कांत बपु, अपने शरीर के श्रृंगार पर बड़ा ध्यान देने वाला, शुक्र का जो जातक होता है बड़ा एकदम फिटफाट रहने वाला, अपना कपड़े का भी ध्यान रखने वाला, अपना इत्र लगाना है कि स्प्रे मारना है कि क्या करना है, कौन सा तेल यूज करना है, किस प्रकार से बाल को काटना है, ठीक है ना, कौन से कटिंग से बालों को काटना है, यहाँ तक ध्यान रखेगा शुक्र का जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष, थोड़ा सा फिटफाट रहना, ठीक ठाक रहना पसंद करता है, ध्यान रखना। फैशन की डिजाइनिंग के कपड़े अलग अलग, पहले नया डिजाइन अगर मार्केट में आ गया तो उसको खरीदना ही है, समझे कि नहीं, इस प्रकार का होता है। और यह जो शुक्र का स्वभाव है, सुलोचन सुंदर नेत्र वाला होता है शुक्र का जातक। कफ नीलात्मा, कफ प्रकृति और वायु प्रकृति का होता है। असित वक्र मूर्धज, वक्र मूर्धज, वक्र टेढ़े बाल वाला, ठीक है, वो भी असित का, तो असित का मतलब होता है काला, बिल्कुल ब्लैक, काले बाल वाला। और बाल तो काले रहेंगे किंतु थोड़े से घुंघराले रहेंगे, टेढ़े मेढ़े, वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े। मूर्धज मतलब मूर्धनी जायते, सिर में उत्पन्न होने वाले होने से बालों को मूर्धज कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्व के प्रसंग में। आज के पाठ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं 11वें श्लोक से। इस 11वें श्लोक में शनिश्चर ग्रह के स्वरूप को बता रहे हैं, एक शनिश्चर बचा हुआ था। और फिर आगे सप्त धातुओं में कौन कौन से ग्रह कौन कौन से धातु का प्रतिनिधित्व करेगा ये भी बता रहे हैं। इसका लाभ क्या है, तो आप लोग जब कुंडली देखेंगे और जिस किसी का जैसे जो भी ग्रह जिस धातु का कारक रहेगा, यदि वह ग्रह पुष्ट है तो ग्रह पुष्टात् फलम पुष्टम, वो उसके जिस धातु का प्रतिनिधित्व करेगा वह धातु परिपुष्ट रहेगा।
जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं, सूर्य इस तरह से, यदि सूर्य जो है वह अस्थि का कारक है, हड्डी का कारक है। अब चंद्रमा बुध जो है वह चर्म का कारक है, चर्म मतलब चमड़ी का कारक। यदि बुध अच्छा हो गया तो उसका जो स्किन होगा बड़ा एकदम क्लियर रहेगा, बड़ा एकदम कोई दाग धब्बा ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना, कटफट नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। किंतु वही बुध यदि खराब पाप प्रभाव में आ गया तो कटफट ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं, स्किन ऐसा, स्किन को कितना भी रगड़ रगड़ के बढ़िया 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 क्रीम कितना भी क्यों ना लगाओ, फिर भी वो अपने स्वरूप में, अपने लाइन में नहीं आएगा। एक दो दिन अगर आ भी गया, फेस वॉश क्या क्या किया जाता है ना, उन सबसे फिर भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ग्रह परिपुष्ट रहने से जिस धातु का प्रतिनिधित्व करेगा या जिस किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करेगा वह चीज परिपुष्ट रहेगा, वह चीज अच्छा रहेगा। यदि ग्रह खराब है तो फिर उस तत्संबंधी हानि कहना पड़ेगा। तो इसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, इस श्लोक की ओर, आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। बराह मिहिर के भाव पर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। मंदोलसः, वसंत लक्षण में, मंदोलसः कपिलदृक् कृशदीर्घगात्रः स्थूलद्विजः परुषरोमकचो नीलात्मा स्नायुवस्थ्यसृक् त्वगथ शुक्रवसे च मज्जा मंदार्क चंद्र बुध शुक्र सुरेज्य भौमा। मंदोलसः, मंद, एक नंबर का नाम है मंद। मंद का मतलब होता है शनिश्चर। अब उसका नाम भी मंद है तो सब काम में मंद, आलसी नंबर 1, इसलिए लिख दिया अलसः, अत्यंत आलसी नंबर 1 रहेगा शनिश्चर का जातक। ध्यान रखना, सोया सोया भी रहेगा ना, अरे उठा के पी लो कुछ, अरे थोड़ा इधर खसका दो, अरे तनी खसकावा, ऐसे कहेगा, ठीक है ना। तो घटा के देख लो, एकदम पूरा घट जाएगा। और कपिल अद्रिक, हाँ कपिल नेत्र, शनिश्चर का जातक आलसी नंबर 1 होता है। और कपिल अद्रिक, दृष्टि भी थोड़ा सा जैसे नहीं होता कपिल वर्ण का, जैसे बोलते हैं थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल काला नहीं, हल्का सफेद या थोड़ा सा पीलीमा सब लिया हुआ, इस टाइप का, हल्का बुरा बुरा टाइप का, ऐसा नेत्र होगा पिंगल वर्ण। और कपिल वर्ण, पिंगल नहीं, कपिल वर्ण, कपिल वर्ण का दृक्, केवल दृष्टि ही नहीं होगा, कपिल दृक् कृश दीर्घ गात्र, एक और बता रहे हैं, कपिल दृष्टि, इसके साथ साथ कृशम दुर्बलम और दीर्घम उच्चतरम गात्रम यस्य गात्राणी, जिस किसी का भी स्व शनिश्चर का जातक होता है ना, वो पतला भी होता है और लंबा होता है। कृषा पतला और दीर्घ मतलब लंबा चौड़ा, लेकिन पतला रहेगा, ऐसा गात्र शरीर रहेगा। और किंतु स्थूल द्विज, द्विज का मतलब होता है, द्विज का मतलब तो देखो, पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मणों को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के निमित्त द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम जायते, 2 प्रकार से जो जन्म लेता है, एक तो जन्म के समय में माँ के गर्भ से जन्म लिया, और दूसरी बार जनेऊ संस्कार के द्वारा, व्रतबंध के द्वारा, उपनयन के द्वारा दोबारा जन्म होता है। इसलिए द्विज शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को लिया जाता है, ध्यान रखना, किंतु विशेष रूप से ब्राह्मणों को लिया जाता है, ठीक है। और आगे संस्कारा द्विज उच्चते कहा गया है, संस्कार होने से द्विजत्व आता है उसमें। और द्विज शब्द का अर्थ होता है, पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम जायते, वहां भी घटता है। एक तो अंडे के रूप में आते हैं पक्षियां, फिर दोबारा अंडे को फोड़ करके आते हैं। और दांतों को भी द्विज कहा जाता है, क्यों? एक तो दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूट करके फिर दोबारा आते हैं कि नहीं। इसलिए यहां स्थूल द्विज का अर्थ है स्थूल दंता, स्थूल दंत, जिसके दंत जो हैं बड़े बड़े हैं, लंबे नहीं होते एकदम चपट्टा मार के, एकदम बड़े बड़े जिसके दांत होते हैं। अब परुषा रोम कचो, जिसके परुष का मतलब बड़ा कठोर, रुखा सुखा, कितना भी तेल लगाओ एकदम जैसे नहीं होता है झांकरी के बाल की तरह, ठीक है। झांकरी नहीं पता चल रहा होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को झांकरी का मतलब होता है जो नहीं होते हैं ओझा, ओझाओं के बाल की तरह नहीं फैलाए रहते हैं एकदम, ठीक है। झाड़ फूक जो करते हैं बड़े लंबे चौड़े
तांत्रिक वांत्रिक, तो उनको झांकरी कहा जाता है नेपाल में। तो धामी झांकरी। तो ऐसे परुष रोम कचा, कठोर रोम और केस वाला, वृक्ष तनुरूह केश, ऐसा ये शनिश्चर का, शनिश्चर ग्रह का यह स्वरूप है। तो शनिश्चर के जातक का स्वरूप भी ऐसा ही होगा। शनिश्चर के जो जातक होंगे एक आलसी रहेंगे, कपिल नेत्र वाले रहेंगे, पतले और दीर्घ शरीर वाले रहेंगे, स्थूल बड़े बड़े दांत वाले रहेंगे, और कठोर नेत्र, कठोर रोम और केस वाले रहेंगे, और अनिलात्मा वायु प्रकृति के रहेंगे। वात 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 रोगी वायु प्रकृति के। ये तो हो गया अर्ध श्लोक का अर्थ, और शनिश्चर के स्वरूप का यह निर्धारण हो गया, और उसका प्रयोजन भी हमने सुन लिया है। अब आगे के जो श्लोक हैं, तृतीय और चतुर्थ पाद, यहाँ पर सप्त धातुओं का परिगणन कर दिया है। कौन सा ग्रह कौन से धातु का प्रतिनिधित्व करेगा। स्नायु संधि विच्छेद कर लेना वहां पर, स्नायुस्थ्यसृक् त्वगथ शुक्र वसेच मन मज्जा, इतने में ही सबके सब सप्त धातुएं आ गए हैं, सप्त धातुओं का वर्णन। और किस क्रम से होंगे तो कह रहे मंद, अर्क, चंद्र, बुध, शुक्र और सूर्य और भौम, इस क्रम से रखना, यथाक्रम, ठीक है ना, यथाक्रम से रखना। यथासंख्य मनुदेश समानाम, सूत्र को लगा दो यहीं पर। स्थानी भी सात सात हैं और आदेश भी सात ही है, तो क्रमशः होंगे यहाँ पर। स्नायु का कारक मंद, ध्यान रखना। स्नायु कहते हैं किसको, अरे नसों को, जोड़ों को, ऐसे स्नायु। तो स्नायु का कारक शनिश्चर मंद है, इसलिए जिसका शनिश्चर दुर्बल है, खराब है, तो स्नायु दुर्बलता का शिकार रहेगा, ध्यान रखना। और जिसका स्नायु मजबूत है तो उसको समझना कि भाई शनिश्चर इसका तगड़ा है, कैसे भी समझ सकते हो। स्नायु, अस्थि अभी कुछ देर पहले हम बता चुके हैं। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डियों का कारक जो होता है वह सूर्य ग्रह होता है। सूर्य मजबूत है तो हड्डियां मजबूत रहेंगी उसके। सूर्य यदि खराब है, कहीं भी पाप प्रभाव में थोड़ा भी आ गया ना, तो हड्डियों का टूटना फूटना होगा ही। उसमें भी यदि शनिश्चर का दृष्टि स्थिति पड़ गया, या शनिश्चर के राशि का भी यदि संपृक्त हो गया, तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रैक्चर होगा ही, ध्यान रखना। नहीं तो थोड़ा सा चटकना उटकना तो रहवे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्नायु, अस्थि, मंद और अर्क, दूसरा अस्थि धातु हो गया, उसका कारक ग्रह, दूसरा अर्क सूर्य हो गया। तो तीसरा आ गया, तीसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में स्नायु, अस्थि और अश्रिक। अश्रिक कहते हैं रुधिरम, अश्रिक कहते हैं रुधिर रक्त को। अश्रिक, त्वक, उसके बाद अथ, संधि विच्छेद ऐसे समझना। स्नायु, अस्थि, अश्रिक, त्वक, अथ, इसी को बोलेंगे स्नायुस्थ्यश्रिक त्वगथ, इतना, ठीक है। तो स्नायु, अस्थि और त्वक, अश्रिक, अश्रिक कहते हैं रुधिरम रक्त को। तो रक्त का कारक जो होता है चंद्रमा, जिसका चंद्रमा खराब है उसके रक्त में विकार है, जिसका चंद्रमा सही है उसके रक्त में विकार का कम ही गुंजाइश है। यदि चंद्रमा में पाप, प्रहर, राहु, केतु इत्यादि होगा तो उसको फोड़े फंसी इत्यादि के शिकार होगा वो व्यक्ति, कहीं ना कहीं से उसको ब्लड कहीं ना कहीं खराबी का शिकार होगा, ध्यान रखना। और उसी पर शनि इत्यादि की दृष्टि और हो गया तब तो भैया उसको ब्लड कैंसर इत्यादि से कोई नहीं बचा सकता, भगवान ही मालिक है। तब तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ध्यान रखना। ब्लड का कारक चंद्रमा, अश्रिक, और त्वक, त्वचा का कारक बुध, त्वचा का कारक बुध। अथा उसके बाद शुक्र, शुक्र का कारक शुक्र कीट, चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में, शुक्र कीट, शुक्र का कारक जो होता है वह शुक्र ग्रह होता है। जिसका शुक्र मजबूत है तो उसके संतान इत्यादि में ज्यादा बाधा नहीं, जिसके शुक्र खराब है विशेष करके पुरुष के निमित्त तो फिर न कहीं शुक्र कीट की कमी इत्यादि उसकी होगी, और उसको फिर मणिमंत्र औषधि इत्यादि का फिर सलाह दिया जाएगा। तो शुक्र जो है वो शुक्र सप्त धातुओं में एक शुक्र भी है, तो उस शुक्र का कारक रहेगा। वीर्य का कारक कहने का मतलब सीधी सीधी बात, वीर्य का कारक।
और आगे शुक्र वसे, वसा द्विवचन दिया, शुक्र वसे। तो वसा, वसा कहते हैं, बोसो बोलते हैं नेपाली में, तो वसा। तो वस जो होता है ना, वसा, तो उस वसा का कारक जो है वह असुरेज्य, नहीं सुरेज्य, सुराणाम देवानाम इज्य सुरेज्य बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है ना, फैट का कारक, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में फैट, बड़ा फैटी हो गया एकदम, मोटा वोटा नहीं होता, एकदम फैट। तो पूरा जो है वसा का कारक जो है वह बोसो का, वसा का कारक जो है वह बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति का जातक थोड़ा सा मोटा मोटा तगड़ा होता है, गोल मट्टू। और मज्जा, मज्जा वो होता है जो अस्थियों के, दो अस्थियों के बीच में, दो अस्थियों को बैलेंस करने का काम करता है, जैसे घुटनों के ज्वाइंट में और मेरुदंड के हर एक प्रत्येक ज्वाइंट में, और बिल्कुल कंधे के ऊपर जो ज्वाइंट होता है जिसमें सिर टिका रहता है, उस ज्वाइंट में, उसको नेपाली में बोला जाता है कुरकुरे हड्डी। अस्थि होता है, किंतु वो मज्जा का मतलब है कहीं भी मुड़ने वाला हड्डी, ऐसा इधर उधर कहीं भी ज्वाइंट में वो काम करता है, ऐसा उसको बोलते हैं मज्जा, जो अस्थियों से बिल्कुल चिपक करके रहता है, और अस्थि और दोनों अस्थियों के बीच में या अस्थि और मांस के बीच में वो चिपकाने का बिल्कुल काम करता है, मसाला की तरह। ठीक है, बिल्कुल अस्थि होने के कगार पर पहुंचा हुआ है, और वो अस्थि भी नहीं और इधर बस्सा और मांस भी नहीं, ऐसा होता है। वह थोड़ा सा कड़क रहता है, थोड़ा नरम रहता है, इस तरह से कहीं भी फ्लेक्सिबल है, कहीं भी किसी भी प्रकार से मुड़ सकता है, ऐसा वो मज्जा धातु। उस मज्जा धातु का कारक है भौम, लास्ट में आया ना भौम, मंगल। तो इस तरह से सप्त ग्रह, 7 ग्रह जो हैं ये सप्त धातुओं के कारक हैं, ध्यान रखना। यदि ग्रह मजबूत हैं, प्रसूति काले नृणाम स्वमूर्ति समम, ऐसा कहा गया भाई, जन्म समय में मनुष्य का स्वमूर्ति समम, जिस ग्रह जो मजबूत होगा तो उसी प्रकार से जातक का स्वरूप भी रहेगा, और वही धातु की पुष्टता रहेगी, उसी प्रकार की धातु की पुष्टता रहेगी। ये सब बता दिया यहाँ पर इस 11 श्लोक में। अब 12 श्लोक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस 12 श्लोक में ग्रहों के स्थान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कौन से ग्रह का कौन सा स्थान है, ध्यान रखना। जैसे अष्टम स्थान में जो ग्रह की राशि आ जाए, जिस ग्रह की स्थिति हो जाए, तो उस ग्रह का जो स्थान रहेगा, ऐसे जगह पर व्यक्ति का मरण होगा। या कहीं कहीं कुंडली देख करके बड़े पुराने लोग क्या बोल देते थे, भाई तुम्हारा घर पूरब की ओर मुख किया हुआ है, हाँ? और तुम्हारे घर के पास में देवालय है, या तुम्हारे घर के आसपास में कोई नदी है, कोई तालाब है, ऐसा बता देते थे, या जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ये सब बता देते थे। और तुम जहां जाओगे ससुराल, घर इस तरह मुड़ा हुआ होगा, ऐसा घर होगा, बता देते थे। कैसे बताते थे, इसको यदि आपको समझना है तो आपको बिल्कुल बिल्कुल गंभीरता पूर्वक, गहराई से प्रत्येक श्लोक को एक विस्तार, उसको एक सीमित एरिया में न समझते हुए उसको बहुत सारे एंगलों से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस फलित के उस तत्व तक आप पहुंच पाएंगे, फलित के उस उच्चतम शिखर पर आप पहुंच पाएंगे, और बिल्कुल सटीक आप फलित कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर कह रहे हैं शार्दूल विकट छंद में यह श्लोक प्रस्तुत है। ग्रहों के स्थान के बारे में यहां बता रहे हैं, और ग्रह प्रत्येक ग्रह किसी न किसी प्रकार के वस्त्र के कारक हैं, किसी न किसी द्रव्य के कारक हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे यहाँ पर। देवां वग्नि विहार कोश शयन स्थित्युत्करे साह क्रमाद वस्त्रम स्थूलमभुक्त मग्निगहतम मध्यम दृढ़ं स्फाटितं ताम्रं स्यान्मणि हेमयुक्तिरजतान्यर्काच्च मुक्तायसी दृष्काणैः शिशिरादयः ससुरुच जगवादिषुद्यत्सुवा। बड़ा एकदम कठिन लगेगा आप लोगों को श्लोक, किंतु बार बार अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगा। फिर एक बार श्रवण करिएगा, आप लोगों के स्क्रीन में भी दिख रहा है, अभ्यास करिए बोलने का, उच्चारण करने का। देवाम वग्नि, संधि विच्छेद, देव अम्बु अग्नि,
तो देवाम वग्नि विहार कोश शयन छित्युत्करेशाः क्रमाद वस्त्रं स्थूलमभुक्तमग्निकहतं मध्यं दृढं स्फाटितं ताम्रं स्यान्मणिहेम युक्तिरजतान्यर्काच्च मुक्तायसी दृष्काणैः शिशिरादयः ससुरुच यज्ञवादी शुद्ध्यत्सुवा। कह रहे हैं अर्कात प्रभृति सूर्यादि जो ग्रह होते हैं क्रमाद क्रमशः इन स्थानों के ईशाः स्वामी होते हैं, इन स्थानों के अधिपति होते हैं। इन स्थानों के तो बता रहे हैं देव स्थान का अधिपति होता है सूर्य। आदित्य जो है, सूर्य जो है देव स्थान देवालय इत्यादि का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस ग्रह का जो है जिसके कुंडली में तो सूर्य इत्यादि का प्रभाव चतुर्थ स्थान से यदि करता हो तो आसपास में उसके मठ मंदिर कहीं न कहीं, ठीक है ना, वहीं पर उसका आवास स्थान होगा। यदि सप्तम में प्रभाव करता हो तो उसके पत्नी का ससुराल में कहीं आसपास में अड़ोसी पड़ोसी में मंदिर रहेगा। ध्यान रखना, आप लोगों को घटा भी दे रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा अनुभूत चीजें हैं, ध्यान रखना। और अम्बु चंद्रमा जो है वो जलाशय का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का यदि प्रभाव हो चतुर्थ में तो स्वगृह अपने घर के आसपास में जल का कमी नहीं रहेगा, कहीं नदी नालों के समुद्र के जलाशयों के आसपास में मकान उसका होगा। तो इस तरह से घटाना है आप लोग, ठीक है, सबका हम नहीं घटाएंगे। या तो यदि षष्ठ स्थान से करता हो प्रभाव तो ननिहाल में आसपास में या मामाओं के घर के आसपास में कोई पोखर वोखर या कोई जलाशय या कोई वाटर पार्क इस तरह से बनाएगा। ध्यान रखना, आजकल के परिस्थिति के अनुसार भी फलित करना। कहीं शहर में गया हो और नदी नाले की कोई गुंजाइश नहीं, वहां पर पोखर की कहाँ से गुंजाइश, तो वहां वाटर पार्क इत्यादि हो सकते होंगे ही, ठीक है ना। षष्ठ स्थान जो होता है वह मातुल का स्थान होता है, इसलिए तो इस तरह से आप लोग पूरा द्वादश भावों से घटा के देख सकते हैं इसको। चंद्रमा जो है वह जलाशय का वह प्रतिनिधि करता है, जलाशय। अम्बुस्थान चंद्रमसः अर्थात जल स्थान जो है वो चंद्रमा का है, देवस्थान सूर्य का है। इसी तरह से अग्नि स्थान भाई कहाँ कहीं पर जैसे नहीं तो यज्ञशाला इत्यादि या अन्य भी अग्नि के कारक, तो या कोई अग्नि का भट्टी या भाई ईंट विट के कारखाने जहाँ पर अग्नि का ज्यादा प्रयोग होता हो, ऐसे स्थान का प्रतिनिधित्व करता है कौन? मंगल। और इतना ही नहीं, बिहार बुध का जो है वह बिहार स्थान, जहाँ क्रीड़ांगण जैसे उद्यान उपवन नहीं होते हैं, उद्यान उपवन कहीं कोई पार्क वार्क आजकल के हिसाब से, ऐसा स्थान जो है वो बुध का स्थान है। इसलिए बुध का यदि प्रभाव हो चतुर्थ इत्यादि में तो वो फिर उसी हिसाब से फलित करना वहां पर भी, इसका प्रयोजन ही यही है। और भी स्थान है, जैसे मान लो कोई चीज खो गया है कहीं पर, तो कहाँ जाके खो गया, कहाँ पहुंचा हुआ है, तो ये जो हराया हुआ माल है देवस्थान में पहुंचा हुआ है कि अग्नि, हाँ, जल में जाके गिर गया है कि अग्नि में पड़ गया है कि आग में जल के खत्म हो गया, या कहीं वाटिकाओं के पुष्प वाटिकाओं के आसपास में तो है नहीं कहीं। इन सब चीजों का, इस तरह से खोए हुए चीजों का भी आप लोग नष्ट इत्यादि चीजों के निमित्त भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुंडली देख करके, तात्कालिक कुंडली देखते थे पहले पुराने लोग, बड़े पुराने लोग, और बता देते थे तो भाई तुम्हारा माल यहीं पर खोया हुआ है और इस जगह पर है, ऐसे जगह पर है, ऐसे बता देते थे ना। तो इसको इस प्रकार से सर्च करके, इस प्रकार से रिसर्च करके बताते थे वो लोग, अनुभव के आधार पर। उनको अनुभव भी हो जाता था देखते देखते। इसीलिए वैद्य ज्योतिष जितना पुराना उतना ही और अच्छा। हालांकि अन्य के विषय में भी है, किंतु इन्हीं में विशेष प्रैक्टिकली विद्या बहुत हर जगह काम आते रहते हैं। अग्नि स्थान भौम का हो गया, बिहार स्थान क्रीड़ा स्थान बुध का हो गया, कोष स्थान खजाना जहाँ पर धन संपदा रखा जाता है, तो भंडार या तो भंडार कोठा, भंडार कमरा नहीं होता जहाँ पर भंडारण किया जाता है अन्न धन इत्यादि का, तो भंडार का स्थान वह जो है बृहस्पति का स्थान है। और शयन, कोष शयन, शयन सोने का जगह, वह जो है शुक्र का स्थान है।
और क्षिति भूमि, शुक्र का है, और क्षिति उत्कर भूमि, भूमि वो भी कैसा, तो कह रहे उत्कर क्षिति। उत्कर कहते हैं एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम सूखा रुखा, जने बोलते हैं कि मरुभूमि टाइप का, खंडहर टाइप का भूमि, ऐसा, ठीक है। उत्कर जहां पर किसी प्रकार का कुछ उपजाऊ नहीं होता है, उपजाऊ से रहित भूमि, ऐसा उत्कर क्षिति। इन सबके ईशाः भवन्ति ग्रहा क्रमात् क्रमेण, क्रम से सूर्यादि ग्रह जो है इन सब स्थानों के स्वामी होते हैं, ये बता दिया प्रथम पाद में। इसका भी बड़ा प्रयोजन है, बहुत बड़ा विशाल प्रयोजन है, ध्यान रखना। और वस्त्रम, वस्त्र का कारकत्व कथन कर रहे हैं। जिसके कुंडली में जो ग्रह ज्यादा बलवान हो उसको उसी प्रकार का वस्त्र का प्राप्ति होता रहता है, या फिर जिस ग्रह का दशांतर दशा चले यदि वो ठीक ठाक हो तो उसी प्रकार के वस्त्र का उसको लाभ होता है, ध्यान रखना। वस्त्रों के कारकत्व का कथन कर रहे हैं यहाँ पर। कौन से वस्त्र, किस प्रकार के वस्त्र का कौन सा ग्रह कारक होता है बता रहे हैं। वस्त्रम स्थूलम अभुक्तम अग्निकहतम, स्थूल वस्त्र का कारक। अब क्रम तो वही रहेगा जो पूर्व में शनिश्चर आदि जो ग्रहों का क्रम रखे थे, वही क्रम रखना, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर टीकाकार लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग भट्टोत्पली भी थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। स्थूल मोटा मोटा वस्त्र नहीं होता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा वस्त्र, अरे खादी वादी टाइप का मोटा मोटा वस्त्र, इस वस्त्र का कारक वो भी थोड़ा सा पुराना पुराना टाइप का रहेगा, तब जो है शनिश्चर उसका कारक होगा, ध्यान रखना। स्थूल वस्त्र का कारक जो है वह शनिश्चर है। ओह, ये हम उल्टा बोल दिए हैं। आदि ये सूर्यादि के क्रम से है ना, वो पूर्व वाला श्लोक था, वो तो 11वें नंबर के श्लोक में हम चले गए थे। सूर्यादि ग्रहों के क्रम से लगाना, सूर्य चंद्र इस तरह से, ठीक है। जो 7 ग्रह हैं, सप्त ग्रहों के बारे में यहाँ वर्णन है। तो वस्त्र को भी लगाना सूर्यादि ग्रह के क्रम से। स्थूल वस्त्र का, जो बलवान वस्त्र है, मोटा वस्त्र है, थोड़ा सा मजबूत वस्त्र है, ऐसा वस्त्र का कारक जो है वह सूर्य है। और चंद्रमा तो कह रहे अभुक्तम, किसी के द्वारा भोगा ना हो, नया वस्त्र, कहीं खटखट ना हो, बढ़िया वाला वस्त्र। अभुक्तम, किसी के द्वारा भोग में न लाया गया, यूज न किया हुआ, ऐसा बिल्कुल बिना प्रयोग में लाए हुए ऐसे वस्त्र, नए वस्त्र का कारक है चंद्रमा। अभुक्तम मतलब नवम, ऐसा अर्थ किया है भट्टोत्पली टीकाकार ने। चंद्रस्य, चंद्रमा का यह वस्त्र है। और अग्निकहतम, अग्निहतम और कहतम, हत का दोनों में अन्वय करना। थोड़ा सा अग्नि से जला हुआ वस्त्र का कारक, अग्नि के द्वारा जला हुआ वस्त्र, ऐसे वस्त्र का कारक है भौमा मंगल, अग्नि से जला हुआ, अग्निनाहतम, और अग्नि के द्वारा कहीं ना कहीं जला हुआ होना है, ऐसा वस्त्र। और कहतम केन अम्बुना हतम क्लिन्नम बुधस्य, भीगा हुआ वस्त्र, भीगे हुए वस्त्र का कारक है बुध, ध्यान रखना, भीगे हुए वस्त्र का कारक है बुध। और मध्यम, मध्य का तात्पर्य है न तो अत्यंत नया, नाति नवम और नाति जीर्णम, न तो अत्यंत नया वस्त्र और न तो अत्यंत पुराना वस्त्र, ऐसे वस्त्र का कारक है भौमा, नहीं बृहस्पति। बृहस्पति जो है न तो अत्यंत नया वस्त्र और न ही पुराना वस्त्र, बिल्कुल मीडियम साइज का मध्य टाइप का वस्त्र का कारक है बृहस्पति। और दृढ़, अत्यंत मजबूत, दृढ़ालंकालांतर स्थायी शुक्र, अर्थात दृढ़ काल तक रहने वाला, बड़ा मजबूत, ऐसे वस्त्र का कारक है शुक्र। और स्फाटितम, स्फाटित मतलब फटा हुआ, फाटित मतलब फटा हुआ, स्फाटित। जीर्ण, जीर्ण शीर्ण, मैला कुचैला फटा पुराना जो भी वस्त्र होगा ना, शनिश्चर, ध्यान रखना। ये ऐसा वस्त्र जो बताया जा रहा है ये किस लिए, शनिश्चर का जो जातक होगा ना उसका देखो हमेशा कितना भी 10 अगर 10-20 सेट रहेगा तो उसमें से वो
जो सबसे ही पुराना है उसी को निकाल के पहनेगा हमेशा, और नया ला के धरेगा, फिर उसको पुराना बनाते जाएगा, जो पुराना होगा फटा पुराना वही निकाल के फिर पहनेगा। समझे? उसके वस्त्र से भी मालूम पड़ जाता है कि भाई कैसा जातक है। या उसको सोने के मतलब हर जगह पर फटा पुराना, जो पुराना पुराना है जैसे इसी से काम चलाने वाला होगा, ध्यान रखना। एक बात और, शनिश्चर यदि जो है ठीक ठाक है तो फिर उसको जो है फटे पुराने वस्त्रों का उसी से व्यापार करते हैं कुछ लोग। ये फटे पुराने वस्त्र इत्यादि या नहीं होते हैं, टीन प्लास्टिक ये सब उठाते हुए नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे फटे पुराने और ये सब, इन सब का व्यापार करने वाला जो भी हो, कबाड़े का काम करने वाला। हाँ अब आ गया ना कबाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ कबाड़ियों से इकट्ठा, 10 कबाड़ियों से इकट्ठा कराएगा और उसी का व्यापार करने वाले होते हैं कुछ लोग। हाँ लोहा शीशा प्लास्टिक इन सब चीजों को इकट्ठा कर करके भाई लाखों में व्यापार करते हैं व्यापारी लोग। तो ऐसे व्यापारी सक्सेस भी हो जाते हैं। शनिश्चर उसका कारक, वस्त्र भी उसी प्रकार के लाएंगे और उसी को फीट फाट के जो है उसी को कुछ नया चीज बना देंगे। पुराने वस्त्रों से कूट के वो लोग क्या बना देते हैं भाई, डनलप वगैरह कुछ कुछ बना देते हैं, अन्य दूसरा एक नया वस्त्र क्रिएट कर देते हैं पुराने वस्त्रों से, कुछ भी हो। इसी प्रकार के व्यापार में सक्सेस भी हो जाते हैं, उन लोगों को सफलता भी मिलता है, क्योंकि शनिश्चर ऐसे वस्त्र का कारक होता है। इसलिए तो वो कारकत्वों का इस तरह से हम लोग घटा सकते हैं वस्त्रों में भी, ठीक है। अब आगे धातुओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कौन सा ग्रह किस धातु का कारक है, ठीक है। कौन सा धातु किसका कारक है बता रहे हैं यहाँ पर। ताम्रम स्यान्मणि हेम युक्ति रजता न्यर्का चमुक्ता यसी। ताम्र मणि हेम एक क्रमशः एक बात और, जो पूर्व में बताया था कैसा वस्त्र का जो कारकत्व था ना, उसका प्रयोजन लिख रहे हैं यहाँ पर भट्टोत्तरी टीकाकार। सूती का वस्त्र ज्ञानी रिष्ट नष्टादि चिंतायाम च। सूतिका का वस्त्र जैसे नहीं होता है, बड़े पुराने लोग ये बता देते थे कि भाई तुम्हारा जन्म समय में माँ ने कैसा वस्त्र पहना था, थोड़ा जला हुआ वस्त्र था कि पुराना वस्त्र था कि, या आसपास में जो बड़ी बूढ़ी औरतें बैठी थी वो किस प्रकार की थी, कैसे वस्त्र पहनी हुई थी, जला हुआ था कि पुराना था कि डिजाइनदार वस्त्र था कि मजबूत वस्त्र था कि। ये जो है सूतिका के वस्त्र ज्ञान में भी प्रयोजन में आता है, ध्यान रखना। जन्म काल का निर्धारण बता देते थे, जन्म काल का परिस्थिति बता देते थे कुंडली को देख करके। और रिष्ट नष्टादि चिंताएं, कोई चीज खत्म हो गया है, कहीं नष्ट हो गया तो कहाँ गया, कैसे जगह पर गया, उसके निमित्त भी इसका बलवद ग्रह वसाद, जो ग्रह बलवान हो उस हिसाब से वस्त्रादि का ज्ञान होता है। इस निमित्त जो है यह श्लोक का यह द्वितीय पाद काम आएगा। और तृतीय पाद के निमित्त बता रहे हैं, एक एक धातुओं के बारे में बता दे रहे हैं भाई कौन सा ग्रह किस धातु का कारक है। तो कह रहे हैं ताम्रम आदित्यादि। ताम्र तांबे का कारक आदित्य है, सूर्य है, इसलिए हम लोग तांबे के लोटे में जल रख करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्यों? तांबे का लोटा भी वैसे भी सूर्य का कारक। सूर्य ग्रह यदि खराब हो तो अगर अन्य रत्नों को पहनने की सामर्थ्य न हो, माणिक्य इत्यादि, तो ताम्र भी पहना जा सकता है। ताम्र के द्वारा सूर्य के दोष से हम लोग मुक्त हो सकते हैं, खराब सूर्य के दोष से, ठीक है। तो सूर्य जो है ताम्र का कारक। और चंद्रस्य मणय, चंद्रमा जो है मणि का कारक। भौमस्य हेम सुवर्ण, मंगल जो है सुवर्ण का कारक, ठीक है। तामा मणि सुवर्ण एक क्रमशः। और बुधस्य, बुध जो है वह बुधस्य युक्ति, युज्यते इति युक्ति, रीति कांस्यादि, कांसे का थाली इत्यादि नहीं होता है, कांसा धातु होता है, कांसे का कारक कौन है? युक्ति। हेम युक्ति आया है ना, युक्ति।
युक्ति धातु का कारक है, अर्थात युज्यते, जो अत्यंत उपयोग में आता रहता है। कांसे का थाली, तांबा भी नहीं, पित्तल भी नहीं, एक कांसा होता है, ध्यान रखना, कांसे का थाली। तो कांस एक धातु होता है, कांसे का कारक, रीति कांस्य आदि, ऐसे इसलिए लिखा कांस्य आदि। यह बुध जो है उसका कारक है। और रजतम रौप्यम बृहस्पति स्वस्थानस्थस्य सुवर्णमपि, ऐसा कह रहे हैं। रजतम चांदी का कारक बृहस्पति है, और यहाँ पर सुवर्णमपि ऐसा लिखा है इन्होंने, रजतानी, ठीक है। रजत, वैसे चांदी जो होता है वो चंद्रमा के लिए आया हुआ है बहुत जगह पर, किंतु यहाँ पर यह जो श्लोक है बृहद जातक में आचार्य वराहमिहिर का कथन है कि जो है वह जो रौप्य है, रजत है, वह बृहस्पति उसका कारक है। और स्वस्थानस्थस्य, यदि स्वगृह यदि बृहस्पति हो जाए तो वह सूर्य का भी कारक है, सुवर्ण का भी कारक है। सुवर्ण का भी कारक क्या है? बृहस्पति है। आगे कह रहे हैं मुक्ता शुक्रस्य ताम्रम से अनमणि हेम युक्ति रजतानी अर्कात, अर्कात यहाँ कह दिया, रजतानी यहाँ जो है अर्कात मतलब सूर्य से समझना, अर्कात। और मुक्ता आयसी, मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती, मोतियों का कारक शुक्र है। और आयस कहते हैं अयस, आयस ने अयस, लोहा को कहते हैं, फलाम, ठीक है। तो मुक्ता शुक्रस्य अयः कृष्ण लोहम, काला काला जो लोहा होता है उसका कारक है शनिश्चर। इसलिए शनिश्चर का जो जातक होता है उसको लोहे का अच्छा व्यापार बिजनेस कर सकता है, उसको अच्छा होगा। शनि जिसका मजबूत है, शनि जिसका खराब है तो उसको लोहे का व्यापार करने के लिए सलाह कतई नहीं देना, नहीं तो नुकसान कराएगा, ठीक है। तो ग्रहों के बलाबल के द्वारा इन धातुओं का भी लाभ और अलाभ ये कहना है, ठीक है। दृष्काणी शिशिरादय स्वसुरुच यज्ञवादि सुवा, शिशिरादय, शिशिरादि जो षड ऋतुएं हैं, 6 ऋतु, इनके कारकत्व का कथन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दृष्काणी ही, दृष्काण कुंडली से कह रहे हैं, जिसका दृष्काण लग्न में हो। दृष्काणैर वा उदयद भी, लग्न में जो ग्रह हो, वो भी दृष्काण कुंडली के लग्न में जो ग्रह हो वही ऋतु समझना कह रहे हैं। वही सूर्यादि के क्रम से समझना, शिशिरादय स य आदि, इस क्रम से समझना। दृष्काणी इत्यस्य वा इत्यनेन व्यवहितेन संबंध, शिशिरादयो ज्ञेयः, कह रहे हैं कि भाई लग्न में कोई ग्रह हो तब तो वही ऋतु समझना। लग्ने ग्रहा भावे सति शनिश्चर दृष्काणी लग्न गति शिशिरः। यदि शनिश्चर यहाँ पर जो श्लोक में आया है दृष्काण ही, दृष्काण से समझना, और शिशिरादि ऋतु के क्रम से समझना। शिशिर के बाद क्या आएगा? बसंत आएगा ना, शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद जो ऋतुओं का जो क्रम है ना, ध्यान रखना, ऋतुओं का क्रम ध्यान होना चाहिए। शिशिर ऋतु के बाद वसंत आता है, क्योंकि माघ फाल्गुन महीना शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख मधुमाह, वो चैत्र वैशाख बसंत ऋतु, फिर ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म, श्रावण भाद्र वर्षा, ठीक है। फिर आगे असोज और कार्तिक, ये जो है कौन से ऋतु हैं? शरद ऋतु। फिर आगे हेमंत ऋतु, उसके बाद मार्गशीर्ष और पौष महीना हेमंत ऋतु, फिर उसके बाद वही शिशिर ऋतु प्रारंभ, माघ फाल्गुन। तो शिशिरादि ऋतु के क्रम से समझना कौन कौन से ग्रह हो लग्न में, वो भी दृष्काण कुंडली के लग्न में। तो कह रहे हैं शनिश्चर हो तो शिशिर ऋतु,
शुक्र हो तो उसके बाद वाला ऋतु वसंत ऋतु। रुधिर मतलब भौम मंगल हो तो उसके आगे वाला, उसके आगे कौन सा है? बसंत के बाद ग्रीष्म, गर्मी है ना, ग्रीष्म। और सौ से चंद्रमा, वृष्टि वाला ऋतु, वर्षा ऋतु का अधिपति, वर्षा ऋतु समझना वहां पर। और य का मतलब बुध, बुध जो है वह शरद ऋतु, वर्षा के बाद शरद। यदि लग्न में, दृष्टांत कुंडली की लग्न में यदि बुध हो तो शरद ऋतु। और आगे गु मतलब गु बृहस्पति, गु आदि, आदिशु, उद्यत सुबा, ठीक है। तो इस क्रम से यहां पर समझना है। बहुसु लग्न गतेषु यो ग्रह बलवान। अगर मान लो दृष्टांत कुंडली के लग्न में बहुत सारे ग्रह मजबूत हों तो उसमें से कौन सा समझना कह रहे हैं, या फिर पहले लग्न कुंडली में दिखना। अगर लग्न कुंडली में जो ग्रह गए हैं तो उस ऋतु को समझना, अन्यथा दृष्टांत कुंडली को समझना। ग्रह भावे दृष्टांत पते ऋतु निर्देश। लग्न कुंडली में तो ग्रह को देखना, और अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह ना हो तो फिर ग्रह भावे दृष्टांत पते, दृष्टांत कुंडली में जो लग्न का अधिपति होगा उसी के अनुसार ऋतु का निर्देश, ऐसा भट्टोत्पली का कहना है। तो सूर्यादि जो ग्रह हैं, अच्छा 6 सूर्य को छोड़ करके बाकी 6 ग्रहों को लिया है यहाँ पर, चंद्रमा से लेकर के 6 ग्रहों के बारे में, क्योंकि 6 ही ऋतुएं हैं। तो ये ग्रह जो है लग्न में होने से क्रमशः शिशिरादि ऋतु समझना है, कह रहे हैं। ये भी इसका भी काम है भाई, इसका भी अपना एक प्रयोजन है।